हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी IQ क्लासेस पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों को अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। उन्हीं पर लगातार चर्चा चल रही थी। और भी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बचे हुए हैं, उन पर हम आज चर्चा करेंगे। कल हमने आपको बताया था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार से होती है। वरिष्ठता के आधार पर, कॉलेजियम प्रणाली के आधार पर, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जो बना था उसके आधार पर। अब किसको बर्खास्त कर दिया गया था पूर्णतः, 99 जो संविधान संशोधन था उसको पूर्णतः रद्द कर दिया गया। इतिहास में ऐसी पहली बार हुआ था। तो दोस्तों, इन सभी बातों को कल मैं बता चुका हूं। आज कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं, उन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, आज हम सर्वप्रथम बात करेंगे अनुच्छेद 124, ठीक 124 से। अनुच्छेद 124 कल भी हमने इसी से बात की थी। लेकिन अब क्या है, अब कोई भी अनुच्छेद पूछा जाता है तो बहुत ही डीपली पूछते हैं। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किसमें, 124 ए नहीं पूछेगा, तो उसके क्लाज हैं उसमें पूछा गया 124A, B, C कल हमने आपको बताया था। और क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ, फिफ्थ, ये इन पर सब पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अनुच्छेद 124 में क्या है पता है, कोई भी जो न्यायाधीश होता है, कोई भी न्यायाधीश है वो सेवानिवृत्त के बाद, कोई भी न्यायाधीश अगर सुप्रीम कोर्ट का है वो सेवानिवृत्त हो जाता है तो उसके बाद वो लाभ का पद नहीं लेगा। एक इस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 124 में, भारत का मुख्य न्यायाधीश रिटायर होने के बाद किसी भी तरह के लाभ का पद अर्जित नहीं करेगा। ये अनुच्छेद 124 में दे रखा है। ठीक, ये देखो लिखा है, लाभ का पद अर्जित नहीं करेगा। ठीक, अब इसके बाद बात करते हैं कि अब ऐसे कौन से लोग हैं जिन्होंने लाभ का पद लिया। भाई ये भी तो क्वेश्चन उठता है कि कौन से, तभी तो ये क्वेश्चन बना कि लाभ का पद नहीं लेंगे। अब नहीं लेंगे तो ऐसा इतिहास में कोई घटना हुई होगी। तो देखिए, पहला नोट देखिए, पी सदाशिवम। पी सदाशिवम ये सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। ये क्या थे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। और न्यायाधीश से सेवानिवृत्त हो गए थे। कौन, पी सदाशिवम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, ये सेवानिवृत्त हो गए थे। उसके बाद इन्हें केरल राज्य का राज्यपाल बनाया गया। कहाँ का, केरल राज्य का राज्यपाल बनाया गया। जबकि 124 में यह उल्लेख कर रखा है कि सेवानिवृत्त के होने के बाद लाभ का पद कोई भी न्यायाधीश धारण नहीं करेगा। लेकिन पी सदाशिवम ऐसे व्यक्ति थे पहले जिन्हें केरल का राज्यपाल बनाया गया था, जिन्हें केरल का राज्यपाल बनाया गया था। ठीक, ये हो गया। अब दूसरी बात करते हैं। दूसरा, एक आपने अभी ये हाल ही की घटना है, रंजन गोगोई के बारे में सुना होगा। रंजन गोगोई के बारे में सुना। ये एकमात्र मुख्य न्यायाधीश, कौन, ये एकमात्र मुख्य न्यायाधीश थे। ये कौन, रंजन गोगोई। वो तो न्यायाधीश थे पी सदाशिवम जो केरल के राज्यपाल बने थे, लेकिन रंजन गोगोई एकमात्र मुख्य न्यायाधीश है इतिहास में जिनके सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें राज्यसभा सदस्य चुना गया था। उन्हें राज्यसभा सदस्य चुना गया। क्लियर, कोई डाउट हो तो पूछिएगा। अब इसके बाद अनुच्छेद 124 तो क्लियर हुआ। अब एक बात करते हैं अनुच्छेद 127 की। इसमें आता है एडॉप जो जस्टिस होते हैं, जो तदर्थ न्यायाधीश होते हैं, इनकी नियुक्ति। अब तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं उन पर चर्चा करते हैं। तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट में गणपूर्ति कम होती है, अगर न्यायाधीशों की संख्या कम होती है, तो जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने के योग्य होते हैं, एलिजिबल होते हैं या योग्यताएं रखते हैं, उन लोगों को गणपूर्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कर दी जाती है। ठीक, क्लियर। अब जैसे क्या है, अब यहाँ पे देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में गणपूर्ति ना होने पर, मतलब गणपूर्ति ना, वहां पे लोगों की संख्या कम हो न्यायाधीशों की, और हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हैं, हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हैं, उन्हें तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है अनुच्छेद 127 के आधार पर। ठीक, अब क्या है, अब इनकी नियुक्ति कौन करता है, न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति से परामर्श लेता है। कौन, राष्ट्रपति से परामर्श लेता है। कौन, परामर्श के बाद मुख्य न्यायाधीश जो है वो नियुक्त करता है। ठीक, पहले वो राष्ट्रपति से परामर्श लेगा, उसके बाद तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। अब तदर्थ न्यायाधीश क्या होंगे, जो उच्च न्यायालय में के न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हैं, उनको नियुक्त किया जाता है। क्लियर, अनुच्छेद 127 में। अब अनुच्छेद 128 की बात करते हैं। ये 127 हो गया, ये 124 हो गया। अब 128 की बात करते हैं, अनुच्छेद 128। इसमें क्या है, मुख्य न्यायाधीश
जब राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, जिसे मुख्य न्यायाधीश होता है, भारत का मुख्य न्यायाधीश है, वो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से, बिना सहमत से पहले ही सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो होते हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त कर सकता है। ठीक, फिर से देख लीजिए, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं भारत देश, इसमें मुख्य न्यायाधीश कौन है? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, डी.वाई. चंद्रचूड़। ठीक, तो मुख्य न्यायाधीश में है वो राष्ट्रपति की पूर्व सहमत है, राष्ट्रपति की सहमत नहीं लेंगे, उससे पहले क्या होगा, सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो होते हैं, जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त कर सकता है। एक बार सेवा देने के बाद वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं, लेकिन उन्हें पुनः नियुक्ति अनुच्छेद 128 के आधार पर कर सकता है। कौन? जो मुख्य न्यायाधीश होता है, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से। क्लियर? अब बात करते हैं 348 की, अनुच्छेद 348। अब 348 अनुच्छेद मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको पता है 48, 49, 50, 91 किससे संबंधित है? जो हमारी भाषा है, राजभाषा है हिंदी, उससे संबंधित। तो इन 348 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, मतलब उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की समस्त कार्रवाइयां, जो भी कार्रवाइयां होंगी वो अंग्रेजी भाषा में होंगी। किसमें होंगी? अंग्रेजी भाषा में। तो ये ऐसा चल रहा था अंग्रेजी भाषा वाला कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जितनी भी कार्रवाइयां हैं वो अंग्रेजी भाषा में होंगी। लेकिन ये परंपरा चलती रही बहुत दिनों तक। अब परंपरा चलने के बाद क्या हुआ, एक अनुच्छेद सन 2019 में एक निर्णय दिया गया, और 19 में निर्णय देने के बाद कुछ अन्य भाषाओं में भी कार्रवाई करने के लिए आदेश जारी हुआ। जैसे कौन कौन सी? वर्ष 2019 से निर्णय दिया गया हिंदी, तेलुगु, असमिया, कन्नड़, आपका मराठी, उड़िया भाषा में प्रकाशित होने लगे निर्णय। ठीक, निर्णय प्रकाशित होने की जो थी, जो निर्णय आया था 2019 से, हिंदी में, तेलुगु में, असमिया में, कन्नड़ में, मराठी में, उड़िया में भाषा में प्रकाशित होने लगे। ठीक, तो इनमें से इन भाषाओं को याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी ऑप्शन दे देगा कि किस भाषा में निर्णय प्रकाशित नहीं होते, तो हिंदी हो गए, तेलुगु, असमिया, कन्नड़, मराठी, उड़िया, इन भाषाओं में निर्णय जो होते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वो प्रकाशित होते हैं। ठीक, एक सेकेंड, क्लियर हुआ? अब इसके आधार पर अगर हम बात करें कि एक यहाँ पे आता है, अब ये वाला इसी में अनुच्छेद 124 के अंतर्गत ही है। अनुच्छेद 124 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। सेवानिवृत्त होने के बाद किसी न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में सेवा नहीं दे सकते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं। उसके बाद किसी भी न्यायालय में, ये देख लीजिए, किसी भी न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में सेवा नहीं दे सकते हैं, ये उन पर प्रतिबंध लगाया जाता है। ठीक है, ये उन पर प्रतिबंध लगाया जाता है। ये क्लियर हुआ? क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं वो सेवानिवृत्त के बाद किसी भी न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में अपनी सेवा नहीं दे सकते हैं। क्लियर हुआ? ठीक, अब अगला देखिए, अगला क्या है? अनुच्छेद 130। अनुच्छेद 130, अनुच्छेद 130 क्या है? अनुच्छेद 130 में क्या उल्लेख कर रखा है? देखिए, अनुच्छेद 130 में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 30 के आधार पर 2-3 बिंदु हैं, उन पर चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 30 में, 130 में क्या? उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में स्थापित होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बार पूछा जा चुका है। अगर पूछा जाए दिल्ली में स्थापित सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना का उल्लेख है वो किसमें? अनुच्छेद 130 में। अनुच्छेद 130 में ये कहा गया जो उच्चतम न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट होगा वो दिल्ली में स्थापित होगा। क्लियर? ठीक, किसमें होगा? दिल्ली में स्थापित होगा। अब इसमें क्या है, इसमें एक बात और है 130 में ही, मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो राष्ट्रपति के अनुमोदन से, मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो राष्ट्रपति के अनुमोदन से सुप्रीम कोर्ट किसी अन्य स्थान पर स्थापित कर सकेंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट किसी अन्य स्थान पर स्थापित कर सकेंगे, किसकी? राष्ट्रपति अगर अनुमोदन कर देता है तो। जो भारत का मुख्य न्यायाधीश है वो भाई राष्ट्रपति से पूछेगा कि दिल्ली में ना होकर मुंबई में या कलकत्ता में वहां सुप्रीम कोर्ट बनाया जाए, तो क्या करेगा? सुप्रीम कोर्ट किसी अन्य स्थान पर स्थापित कर सकेंगे राष्ट्रपति के अनुमोदन से। अगर वो हाँ कर देता है तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना मुंबई या कोलकाता में की जा सकती है। क्लियर? अब क्या है? अनुच्छेद 130 क्लियर हुआ। अब अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 124 का क्लॉज देखिए 4, अनुच्छेद 124 का क्लॉज देखिए 4। इसमें क्या है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया दे रखी है। अनुच्छेद 124 में क्या है भाई? भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। ठीक, अब क्या है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया अनुच्छेद 124 के क्लॉज 4 में दे रखी है। ठीक, अब क्या है?
प्रस्ताव, अब प्रस्ताव का भी उल्लेख दे रखा है अनुच्छेद 124 क्लास 4 में। प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है, जैसे लोकसभा में या राज्यसभा में, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अब इसमें क्या है, एक महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको हटाने जो महाभियोग शब्द है, इसका प्रयोग संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं हुआ है। महाभियोग शब्द का प्रयोग संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं हुआ है, लेकिन इसके आधार पर सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, क्योंकि सिद्ध कदाचार हो, कोई उस पर गलत आरोप लग जाए, या अक्षमता, या वो कार्य करने में अक्षम हो जाए, मतलब ना कर सके, तो उसको हटाया जाएगा। ठीक, अब इसमें देखिए इसी का 124 का क्लास 5 देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है, न्यायाधीश हटाने की जो विधि है, न्यायाधीश किस आधार पे हटाए जाएंगे, ये हटाने की विधि की जिम्मेदारी जो है, विधि बनाने की जिम्मेदारी किसकी, संसद की होगी। किसकी होगी, संसद की। ठीक, जो संसद किस अनुच्छेद में, 79 में। तो कोई भी अगर हटाने की प्रक्रिया में संशोधन करना है या उसको बढ़ाना है, तो संसद की जिम्मेदारी है कि वो उस प्रक्रिया को अपनाए। ठीक, अब क्या है, यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए। ठीक, नोट क्या है, वी रामास्वामी एक न्यायाधीश थे, मुख्य न्यायाधीश बी रामास्वामी 1993 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे। इन्हें हटाने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया। ठीक, तो पहले ये थे बी रामास्वामी 1993 में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, जिन्हें हटाने के लिए लोकसभा में प्रस्ताव लाया गया, लेकिन यह प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, ये प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। ठीक, अब ये प्रस्ताव क्यों पारित नहीं हुआ था भाई, उस समय कोई अपनी प्रक्रिया रही होगी। ठीक, तो ये प्रस्ताव पारित नहीं हो। फिर एक करंट का मामला आ गया, करंट नोट लिखिए। इसमें क्या, 2018 में दीपक मिश्रा का नाम सुना ही होगा आपने, जो 45वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक, दीपक मिश्रा 2018 में, दीपक मिश्रा 45वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश, उन्हें हटाने के लिए राज्यसभा में प्रस्ताव लाया गया था, राज्यसभा में प्रस्ताव लाया गया, लेकिन सभापति ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, सभापति ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु हुए, इन पर चर्चा है। अब कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु बचे, उन पर चर्चा करते हैं। ठीक, तो 17 का क्लास फर्स्ट लिखिए, अनुच्छेद 217 का क्लास फर्स्ट, अनुच्छेद 2017 का, सॉरी अनुच्छेद 217 का क्लास फर्स्ट में क्या उल्लेख दे रखा है, इसमें यह उल्लेख किया गया, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया है, उसी प्रकार से हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है। तो लिख लीजिए, इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के उसी प्रकार हटाया जाएगा, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को उसी प्रकार हटाया जाएगा, उसी प्रकार हटाया जाएगा जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाएगा। ठीक, हटाया जाता है। ठीक है, महाभियोग जैसे शब्द का उल्लेख तो है ही नहीं संविधान के किसी अनुच्छेद में। अक्षमता और अगर सिद्ध कदाचार हो जाए तो उसको अनुच्छेद 217 क्लास फर्स्ट में, ये हाई कोर्ट की बात चल रही है, वहां सुप्रीम कोर्ट की बात थी, वहां 124 में क्या थी, सुप्रीम कोर्ट की बात थी। ठीक, तो इस 217 ये हो गया। अब इसके बाद अगर लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो कि किनके खिलाफ प्रस्ताव लाया गया, जिन्हें हटाने के लिए राज्यसभा प्रस्ताव लाया गया। देखिए, सौमित्र सेन पहला नाम लिखिए, सौमित्र सेन, ये कलकत्ता हाई कोर्ट के थे। दूसरा लिखिए, पीडी दीपकरण, पीडी दीपकरण, इनका लिख लिए, ये सिक्किम के थे, ये सिक्किम के थे। ठीक, तो सौमित्र सेन कलकत्ता के, पीडी दीपकरण सिक्किम के, जेबी पारदीवाला, जेबी पारदीवाला, जेबी पारदीवाला, ये कहाँ के थे, ये भी लिख लीजिए, ये गुजरात के थे, ये गुजरात के थे। एक और नाम लिख लीजिए, इसके। हाँ, तो दोस्तों हम किसकी बात कर रहे थे, देखिए अनुच्छेद 217 में हाई कोर्ट
के न्यायाधीशों को उसी प्रकार हटाया जाएगा जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया है। और आपको पता है महाभियोग जैसे शब्द का उल्लेख किसी भी अनुच्छेद में नहीं है। वहां पर क्या है, सिद्ध कदाचार हो जाए या अक्षमता हो जाए। ठीक, अब क्या है, कुछ ऐसे न्यायाधीश थे जिन्हें हटाने के लिए राज्यसभा प्रस्ताव लाएगा, उनके नाम में लिख रहा हूँ। ठीक है, इससे पहला आपका सौमित्र सेन थे, ये कलकत्ता हाई कोर्ट के थे 2009 में। और फिर पीडी दीपकरण जी थे, ये सिक्किम के थे, 2009 की प्रक्रिया है। ठीक बात है। जेबी पारदीवाला गुजरात के 2015 के बात है। एस के गोगले मध्य प्रदेश 2015 के समय की बात है। ठीक, अब इसमें सौमित्र सेन एकमात्र ऐसे न्यायाधीश है, इनका इंपॉर्टेंट है सौमित्र सेन का, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकमात्र न्यायाधीश जो अपना पक्ष रखने के लिए राज्यसभा में उपस्थित हुए। और यही एकमात्र ऐसे न्यायाधीश हैं जिनके विरुद्ध प्रस्ताव पास हुआ, जिनके विरुद्ध प्रस्ताव पास हुआ। अभी तक ऐसे कोई भी न्यायाधीश नहीं जिसके खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ, लेकिन सौमित्र सेन तब 2009 के मामले में इनके खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ था। ठीक, ये हो गया। अब इसके आगे देखिए, ये हो गया। अब सौमित्र सेन के बात क्लियर हो गई। अब आपको बात करते हैं, ये हो गया आपका सौमित्र सेन। सौमित्र सेन तो क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। अब इसके बाद अगर बात करें तो 133 की बात करते हैं। ठीक है, 133 अनुच्छेद 133 अनुच्छेद 133, इसमें क्या है, अगर कोई भी निर्णय दे दिया जाता है तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। लिख लीजिए, उच्च न्यायालय द्वारा दीवानी मामलों में, हाईकोर्ट द्वारा दीवानी मामलों में दिए गए निर्णय के विरुद्ध आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट देखिए, उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ठीक, अगर आपको लगता है ये निर्णय गलत हुआ है तो आप क्या करेंगे, हाईकोर्ट अगर दीवानी मामलों में कोई निर्णय देता है और आपको ये लगता है कि यह निर्णय गलत है तो आप उस निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अनुच्छेद 133 में है। ठीक, अब 134 में फौजदारी मामले आते हैं। 134 में ये फौजदारी मामले आते हैं। फौजदारी के मामले में अगर निर्णय देता है, फौजदारी मामलों में अगर निर्णय देता है, ठीक, तो अगर फौजदारी मामलों में निर्णय देता है हाईकोर्ट तो उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है। ठीक है, तब भी सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है, अपील की जा सकती है, की जा सकती है। ठीक, ये हो गया आपका अनुच्छेद 134 में। क्लियर हुआ? 134 ए लिख लीजिए, 134 ए इंपॉर्टेंट है। 134 ए, 134 ए लिखिए, उच्चतम न्यायालय में अपील करने हेतु उच्च न्यायालय से प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है। वाह भाई वाह। सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अगर आपको अपील करनी है तो उच्च न्यायालय से प्रमाण पत्र, तो हाई कोर्ट से प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है, प्राप्त करना होता है। ठीक, तो अनुच्छेद 134 में क्या है, 33 में दीवानी मामले में निर्णय देता तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। 134 में फौजदारी मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट में निर्णय अपील कर सकते हैं। ठीक, 134 ए में क्या है, सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए चाहे वो फौजदारी मामला हो चाहे दीवानी हो, लेकिन आपको हाई कोर्ट से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है। ठीक, ये तो हो गया आपके 134 ए तक। ठीक, तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण अनुच्छेद और बिंदु थे, उन पर चर्चा हुई। अब आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।